बजट को लेकर ये महा कवरेज लगातार जारी है और अब से करीब 1.5 घंटे का वक्त और है जब 11 बजे वित्त मंत्री अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 11 बजे का वक्त रहेगा जब लोकसभा के भीतर उनकी रहेगी मौजूदगी और 8वां बजट रहने जा रहा है जो पेश करेंगे वित्त मंत्री। आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट दुनिया को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। खास ऐलान की उम्मीद की जा रही है। आम बजट में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने, मध्यम वर्ग को राहत देने के उपाय किए जा सकते हैं। और इस बजट को लेकर एनडीटीवी राजस्थान लगातार चर्चा कर रहा है। हमारा खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है जिनसे हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ग से जुड़े जो लोग हैं, मसलन युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या खास ऐलान होने चाहिए ताकि ये जो वर्ग है खास तौर पर ये इन्हें राहत मिलती हुई नजर आए। तो टॉप 6 निफ्टी गेनर्स आपके सामने हम ये पूरा डेटा रख रहे हैं। तो मार्केट अपडेट क्या है, क्योंकि देखिए जो बाजार का भाव चल रहा है वो भी आपके सामने हम जानकारी यहाँ पर रख रहे हैं और इस बीच खास मेहमान भी लगातार चर्चा के लिए बने हुए हैं, नंदन जी, रघुश्री जी और हेमंत जी। अब आपके पास आ रही हूँ मैं हेमंत जी, और क्योंकि अगर बात कर ली जाए राजकोषीय घाटा की तो 2021 में जो राजकोषीय घाटा था वो 9.2% था, घटकर हो गया 22 में 6.7%। उसके बाद 2023 में और घटा 6.4 हो गया, 24 में 5.6 और 25 आते आते ये हो चुका है 4.9%। इसमें बूस्ट करने के लिए, इसमें इजाफा करने के लिए क्या बड़े ऐलान सरकार की ओर से करने चाहिए? हेमंत जी, लगता है मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करूंगी, मैं आपसे जुड़ूंगी। यही सवाल आपसे रहेगा नंदन जी मेरा, राजकोषीय घाटा क्योंकि हर साल जो है घटता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या काम करने की जरूरत है? मेजर जो खर्चा जी जी मेजर जो एक सरकार, हम अगर बजट की बात करें, बजट में क्या होता है, बजट में सरकार ये बताती है कि सरकार 1 रुपया कहां से कमा रही है और सरकार उस 1 रुपए को कहां कहां पे खर्च कर रही है। अमूमन ये देखा गया है कि बजट में सरकार की कमाई कम होती है और सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं। ये जो सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं इसके लिए सरकार पैसे लेके आती है, सरकार को सरकारी स्तर पे लोन लेना पड़ता है और उसका ब्याज चुकाना पड़ता है। तो अगर ये ब्याज जो जा रहा है, इस ब्याज की अगर हम बात करें, जो अमाउंट है, जो ब्याज का क्वांटम है, अगर वो आने वाले समय में कम होगा तो उससे हमारे इस घाटे की स्थिति में और ज्यादा सुधार होगा। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा घाटा जो है, राजकोषीय घाटा, वो सुधरेगा। अगली एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि इसी घाटे में सुधार के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है कि देश से एक्सपोर्ट बढ़े ताकि हमारे देश में विदेशी मुद्रा आए और देश जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर कम उसकी निर्भरता रहे। लेकिन हमारी एक मजबूरी है, तेल के लिए हमें यहाँ पे विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और तेल इंपोर्ट करने की वजह से हमें यहाँ से विदेशी मुद्रा जो है वो बाहर भेजनी पड़ती है। तो ये कुछ प्रयास है, ये फिस्कल प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, वित्त मंत्री, मुझे पूरा विश्वास है इसके ऊपर उन्होंने प्रयास किया होगा और इस बार हमें बेहतर यहाँ पे एक बैलेंस जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्याज का जो पेमेंट करती है सरकार, विदेशों से जो हमने सहायता ली हुई है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी ऐसा विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उससे जो हम सहायता लेते हैं और कर लेते हैं, उसमें हमें यहाँ पे कुछ कटौती देखने को मिलेगी ताकि हम अपने राजकोषीय घाटे को और ज्यादा सुधार सके आने वाले वित्तीय वर्षों में। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं नंदन जी। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? धन्यवाद। हेमंत जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ जी हेमंत जी, क्योंकि राजकोषीय घाटा में किस तरीके से कमी लाया जाए तो नंदन जी ने बता दिया, लेकिन सवाल आपसे में रहेगा कि जो भारतीय मुद्रा लगातार टूटती जा रही है, आज डॉलर का रेट है वर्तमान में 86 रुपये 70 पैसे, तो इसमें क्या सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए सरकार की ओर से? एक रिपोर्ट बता रही है कि रुपया 16 जनवरी 2024 से लेकर अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.71% टूटकर
82.8 से लेकर 86.7 के स्तर पर पहुंच चुका, यानी कि पिछले 10 वर्षों के भीतर, यानी 2015 से 25 के बीच भारतीय मुद्रा में 41.3% की गिरावट आई है। इसको लेकर क्या ऐलान सरकार की ओर से होने चाहिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो रुपया की इस तरह गिरावट आ रही है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है, और इस पर विपक्ष भी हमेशा हमलावर रहता है। तो इसके लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे, और कैसे रुपये को मजबूत किया जा सकता है वो बहुत जरूरी है। सरकार इसके लिए कोई गंभीर प्रयास कर सकती है, जैसे निवेश को बढ़ावा किस तरह से दिया जा सकता है, और कई इस तरह की संभावनाएं हैं, उन पर सरकार को विचार करना होगा। टेक्नोलॉजी की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि हमारे देश में हम देख रहे हैं जो युवा वर्ग है वो बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। मसलन बात कर ली जाए एआई की, आप देख पा रहे हैं चीन ने अपना जो है एआई बना लिया है, डीप सीक उसे नाम दिया गया है। भारत को लेकर, भारत इस दिशा में क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, इसको लेकर क्या ऐलान होने चाहिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी के सेक्टर में? नहीं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत पहले भी आगे है, लेकिन ये सही बात है कि और इसमें किस तरह से और इसको प्रमोट किया जा सकता है, कैसे और इसको सुदृढ़ किया जा सकता है, इस पर भी सरकार को विचार करना होगा। एआई के क्षेत्र में युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही इस डाटा की उपलब्धता है, और प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि भारत में सबसे सस्ता डाटा मिलता है, लेकिन उस तरह से क्वालिटी नहीं है, उस तरह से युवाओं में स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उस तरह से युवाओं में कैसे हम टेक्नोक्रेट आगे टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं, उस तरह का रुझान अभी युवाओं, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में नहीं है। तो उसके लिए कोई विशेष प्रायोजन सरकार को करने होंगे। और यही सवाल आपसे रहेगा मेरा, रघुश्री जी, इसको लेकर क्या सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है? और जैसे कि अभी हेमंत जी भी जिक्र कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है एक बड़ा वर्ग है महिलाओं की, अगर बात कर ली जाए, जो अनअवेयर है, जिनको नहीं पता है, वहां पर क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, डिजिटल इंडिया जिसे हम बोलते हैं, अब हम एआई की तरफ पहुंच रहे हैं। कोई भी चीज अगर बदलाव में नहीं आता है तो वो स्टैग्नेंट हो जाता है, और वहीं पे ग्रोथ रेशियो गिरने लगता है। तो अपडेट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। जब कोविड आया तो हम सारा बिजनेस ही इंटरनेट पे चला गया, जिसके कारण लोगों का आदान प्रदान, सेल्स बढ़ी ही इंस्टाग्राम और सारी इस तरह की सोशल मीडियाज पे। तो क्यों नहीं इस पे विचार किया जाए कि हिंदुस्तान, भारत में जब वो हम नासा को चला रहे हैं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी भारतीय चला रहे हैं, तो क्यों नहीं यही भारतीय समूह यहाँ पर बैठकर इस तरह की टेक्नोलॉजीज बनाया जाए कि बिजनेस फील्ड से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में हो रही प्रॉब्लम्स, अगर वहां पर खेती भी हो रही है या आर्टिसंस कुछ चीजें बना रहे हैं, तो क्यों नहीं एआई के माध्यम पे वहां पे छोटे छोटे ई ट्रेनिंग सेंटर्स, ई स्किलिंग सेंटर्स बनाए जाएं। क्योंकि देखिए, अब जो किताबी पढ़ाई है वो तो इंटरनेट और गूगल पे मिल रही है, पर स्किल तो डेवलप करा जाता है, वो इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम पे एक लेवल तक सीखा जाएगा। पर ई ट्रेनिंग सेंटर्स, ई डिजिटल सेंटर्स को जैसे हम बनाए और हर डिस्ट्रिक्ट को दिया जाए, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आर्टिस्ट को हमने जो कर रखा है, वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ई टेक्नोलॉजी को स्किलिंग सेंटर्स बनाया जाए, और इन पे प्रभाव डालेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र भी उभर के आएगा। और बाकी तो आपको पता है, साउथ इंडिया, बैंगलोर, हैदराबाद आईटी का सेक्टर है, इंटेलिजेंस का सेक्टर है जो ई टेक्नोलॉजी में है, पर राजस्थान अभी भी इसमें बहुत पीछे है। सरकार को इसके अंदर सोचना चाहिए कि कहाँ पूर्ण भारत को एक मैप पे ले आए ई टेक्नोलॉजी पे। और स्टॉक मार्केट को लेकर क्या हो, क्योंकि लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जा रही, नंदन जी? देखिए, स्टॉक मार्केट की हमेशा काफी सारी अपेक्षा रहती हैं बजट के साथ में, और शेयर बाजार जो है उसको एक पैमाना माना जाता है कि जनता ने और व्यापारियों ने और उद्यमियों ने किस प्रकार से बजट को यहाँ पे देखा है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की अपेक्षाओं की बात करूं तो हर वो व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है उसकी इस बजट में एक दो अपेक्षाएं हैं। सबसे पहली, एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, या तो कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, ये एक अपेक्षा है। दूसरी एक अपेक्षा है कि पिछले वर्षों में, पिछले बजट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जो रेट हैं उनमें काफी परिवर्तन किया गया था। तो हर शेयर बाजार में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी अपेक्षा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम किया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कम किया जाए, और जो छूट दी जाती थी पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो कर लगता था, उस छूट को या तो
किसी ना किसी प्रकार से वापस लाया जाए। तो अगर ऐसे कुछ संशोधन होंगे बजट में तो आप देखेंगे उसका बाजार के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा आपसे मेरा, मैं लौटूंगी आपके पास, हेमंत जी के पास लौटूंगी। और सवाल आपसे रहेगा नंदन जी मेरा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि खेती में तो सरकार को संभावना दिखाई दे रही है, सरकार खेती को लेकर लगातार काम भी कर रही है, किसानों को लेकर, लेकिन अगर उद्योग और सेवा की बात कर ली जाए, क्योंकि खेती की हिस्सेदारी होती है जीडीपी में 15% की, और उद्योगों का जी योगदान है 25 और सेवा क्षेत्र का योगदान है 55%, तो इनको बढ़ाने जी के लिए क्या काम होने चाहिए? देखिए, भारत को आज भी दरकार है कि भारत से कोई अमेजोन बन के निकले, भारत से कोई फेसबुक बन के निकले, भारत का कोई गूगल बन के जी। निकले। आज भी हमें दरकार है कि हम कोई ऐसा ब्रांड बना सकें जो दुनिया को हिला दे। हैं भारत में ऐसे ब्रांड्स बन रहे हैं, उन्होंने भारत में क्रांति लाई है। लेकिन आज भी हम बोले कि कहीं या तो सरकारी नीति या हम लोग के पास जो स्किल सेट है, जो दुनिया में नंबर 1 बनने में जिसकी आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। और उसमें मुझे लगता है कि कई बार जो विदेशी निवेशक यहाँ पे आते हैं या जो हमारे देश के भी निवेशक है, वो उनका कभी कभी विश्वास हिलता है, कभी टैक्सेशन सिस्टम को लेके, कभी जो नीतियां जो स्पष्ट नहीं होती है, जो रेड टेपिज्म, लाल फीतावाद हम कहते हैं, जिसकी वजह से काम को करने में भारत देश में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसको लेके कई बार प्राइवेट सेक्टर कतराता है। अगर मैडम आप डेटा भी चेक करेंगी तो बहुत सारे HNIs ने भारत की नागरिकता छोड़ी है और उन्होंने विदेशों की नागरिकता ली है जी। ताकि वो अपना टैक्स बचा सके। पिछले कुछ वर्षों में डेटा ये पार्लियामेंट में भी प्रेजेंट किया गया और था। मेरी भी एक सो जानकार है, उनसे बातचीत में कर रही थी नंदन जी, और उनका ये कहना है साफ तौर पर, वो कनाडा में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जी टैक्स बहुत कम हम देते हैं, सैलरी पूरी की पूरी सेव हो जाती है, लेकिन यहीं अगर हिंदुस्तान की बात कर ली जाए तो आधी से ज्यादा सैलरी तो मुझे लगता है मिडिल क्लास के टैक्स में निकल जाती है। बिल्कुल, देखिए हमारा टैक्स बेस कितना छोटा है। हमारी 140 करोड़ लोगों की यहाँ पे आबादी है और 2 करोड़ लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। तो कितने कम लोगों के ऊपर पूरे देश का भरण पोषण करने की यहाँ पे जिम्मेदारी है। और इसी वजह से फिर क्या होता है कि सरकार हाई GST रेट लगाती है और प्रोडक्ट्स के ऊपर 18% और 28% जो है वो GST लगाया जाता है। सो टैक्स बेस को बढ़ाने की जरूरत है। मैं तो ये भी कहूंगा, सरकार के लिए फैसला लेना मुश्किल होगा, बट मेरी तो सलाह हमेशा यही रहती है कि क्यों ना जो बड़े किसान हैं, जी। जो लोग खेती में मुनाफा कमा रहे हैं, उनके ऊपर भी कुछ न्यूनतम स्तर से कम इनकम टैक्स लगाया जा सके ताकि वो भी आयकर के माध्यम से देश की प्रगति का हिस्सा बन सके। और इस प्रकार से ये एक एक्सपेरिमेंट देश में करके जरूर देखना चाहिए। अच्छा हेमंत जी, राजस्थान की आप बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी अब युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं, किसान को काफ़ी उम्मीदें हैं। हम किसान को लेकर अगर यहाँ पर बात करें तो किसान क्या चाहता है राजस्थान का? देखिए मणि जी, कृषि और पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब तक चाहे राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो, जब तक इस सेक्टर को बूस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आज आप देखिए कि हाईवेज के जो साइड में लगी हुई जमीनें हैं वो तेजी से बिक रही हैं, क्योंकि अच्छा खासा उनको जमीनों का भाव मिल रहा है, करोड़ों के भाव से जमीनें बिक रही हैं। अब अगर जमीनें बिकती जाएंगी तो आने वाले टाइम में हमें अन्न कहां से मिलेगा? क्योंकि कृषि और पशुपालन ऐसा सेक्टर है जो किसानों को और पशुपालकों को कोई फायदे का सौदा नजर नहीं आता, उनमें उनको कोई आकर्षण नहीं रह गया, और खासतौर से युवा वर्ग तो बिल्कुल इस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहता। तो जब तक इस सेक्टर को बूस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि केवल किसान सम्मान निधि योजना के तहत इनको अगर हम किसानों को हम कहें कि सशक्तिकरण हो जाएगा, वो संभव नहीं है। जब तक ऐसी योजनाएं सामने नहीं ली जाएंगी, ऐसा मैकेनिज्म नहीं तैयार किया जाएगा कि आने वाला युवा, नई जनरेशन कैसे उनके साथ शिफ्ट हो अपने पुरानी जनरेशन के साथ, क्योंकि किसानों की जो बेटे हैं वो सरकारी नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस पर हमें गंभीरता से सरकार को विचार करना होगा। इसके अलावा प्रतिभा पलायन को रोकना भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज विदेशों में हमारे भारतीय युवाओं का सिक्का जम रहा है, लेकिन उन प्रतिभाओं को क्यों नहीं देश में रोका जा सकता? क्या उनको यहां पर अच्छी पोजीशन नहीं दी जा सकती? क्या यहां उनको उनके सपनों को साकार नहीं किया जा सकता? अगर उनको यहां पर रोका जाएगा, देश में रोका जाएगा, तो निश्चित रूप से एक नई दिशा टेक्नोलॉजी को देश में मिल पाएगी। अच्छा, आपके पास आ रही हूँ मैं रघुश्री जी, और यहाँ पर मैं बात करूँगी महिलाओं की, छात्राओं की जो स्कूल जा रही हैं, लेकिन एक डेटा सामने आया है जो ये बता रहा है कि एक बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वो स्कूलों की तरफ रुख नहीं कर रही हैं। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो या फिर परिवार की कोई प्रॉब्लम है कि परिवार वाले नहीं जाने दे रहे हैं।
कैसे जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनको स्कूल की तरफ, शिक्षा की तरफ उनका रुझान उसका किया जाए? क्या कदम स्कूलों में शिक्षा को लेकर छात्राओं के लिए स्पेशली उठाने की जरूरत है? देखिए, जैसे हम समझते हैं राजस्थान कुछ समय तक पुरुष प्रधान रहता था। यहाँ पे एक तरह का माहौल बना हुआ था कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि बाल विवाह भी हो जाता था। तो हम उस सेक्टर को ही पकड़ेंगे क्योंकि आज शहरों में तो सब स्कूल जा ही रहे हैं। तो उस सेक्टर के अंदर जो हमने अभी काम किया, तो सरकारी स्कूलों के अंदर बिजली नहीं थी और हमने देखा कि बिजली नहीं थी तो हमने सोलर पैनल्स लगवाए कुछ सरकारी स्कूलों में और बिजली दी। उनके पास कहते हैं आप डिजिटल विकसित भारत बनाएंगे, तो वो बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर तक कहाँ पहुंचेंगे। अब वहीं पे जब हमने लड़कियों का डेटा पता किया तो बोले कि वहां पे क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि कंफर्टेबल टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। वहां पे पानी का क्षेत्र जो है, वहां पे ट्यूबवेल्स की तरफ से पानी आता है जो सूखे पड़े हुए हैं। तो जब एक लड़का पुरुष जाता है तो वो इन सब ओवरकम कर लेता है प्रॉब्लम्स को, पर बच्चों को, स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए प्रोटेक्शन का जो माहौल होता है वो अभी सरकारी स्कूलों में नहीं उपलब्ध है। ये हमने खुद ने रेकी करी थी और वहां पे करने के लिए टीचर्स तो हैं, पर क्या वो माहौल है? माहौल देने के लिए अवेयरनेस बनाना बहुत जरूरी है कि जहाँ पे बेसिक एमिनिटीज, टॉयलेट्स, वाटर और बिजली उनको मिले। और हमारे पास अभी जो सोलर पैनल्स में इतना काम कर रहे हैं मोदी सरकार, क्यों नहीं स्कूलों पे लगाया जाए सोलर पैनल्स और बिजली फ्री मिली जाए, वो खुद जनरेट करें, तो उससे कंफर्ट जोन जो होगा वो होगा। दूसरा, अगर नहीं कोई बच्चा आना चाहता है तो क्यों नहीं ई टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको क्लासेस दी जाए। अगर उनके पिता नहीं उन लड़कियों को छोड़ पा रहे स्कूल या माताजी नहीं छोड़ पा रही, तो क्यों नहीं हम उनको ई टेक्नोलॉजी की द्वारा पढ़ाई जाए, कुछ ई क्लासेस लगाई जाए। उससे भी हमारा शिक्षा तो कहीं पर भी मिले, लैंप पोस्ट के नीचे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे हो सकती है। तो इसको सोचना पड़ेगा। और आप देखिए शहरों में जो स्कूल्स हैं उसकी फीस के ऊपर कोई प्राइवेट स्कूल्स में कोई ब्रैकेट नहीं है, लाखों की फीस दे रहे हैं। तो क्यों नहीं सरकार सब तरीके से इस पे कुछ करा जाए। और पेपर लीक, क्योंकि हेमंत जी एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, ना केवल पेपर लीक की समय समय पर घटनाएं सामने आती रहती, कभी कोई पेपर लीक हो गया, कभी कोई पेपर लीक हो गया है। तो एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसको लेकर क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्या ऐलान होना चाहिए? हेमंत जी, ये सवाल आपसे है। जी हाँ जी, जी बताएं। ये पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान में आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। समय समय पर मुझे लगता है कि हर दिन बुलेटिन में करती हूँ कि हर दिन में कोई ना कोई खबर आई जाती है कि आज ये पेपर लीक हो गया है, इस पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, पेपर लीक प्रकरण बहुत गंभीर मुद्दा राजस्थान का है और इस मुद्दे को बहुत बड़ा इशू बीजेपी ने बनाया था, सत्ता में बीजेपी आई थी। लेकिन इसमें कुछ बातों पर बुनियादी तौर पर ध्यान देना आवश्यक है कि जब तक जो संस्थाएं हैं, चाहे आरपीएससी की बात करें या कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, वहां पर जब तक पॉलिटिकल हस्तक्षेप को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि यहां पर जब तक विशेषज्ञों को नहीं बैठाया जाएगा, एक्सपर्टीज को नहीं बैठाया जाएगा, वहां पर जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रोका जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना बड़ा असंभव है। क्योंकि पेपर लीक प्रकरण कोई इस तरह से नहीं हो सकते, वो जब तक इन संस्थाओं से जुड़े लोग उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, पेपर लीक कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा पुलिस आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रही है। वो आज हम जो पेपर लीक प्रकरण करने वाले लोग हैं वो हाई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जितने भी ये कोचिंग सेंटर्स हैं, ये एक इतना बड़ा ग्रोह बन चुकी है कि ये इस पेपर लीक प्रकरण में लिप्त होते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है। आरपीएससी की किसी जमाने में इतनी बड़ी साख होती थी, इतनी अच्छी प्रीमियम एजेंसी होती थी राजस्थान की आरपीएससी, लेकिन आज आरपीएससी का क्या हो गया? आरपीएससी का पुनर्गठन सरकार को करना होगा। कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड में भी अच्छे लोगों को बैठाना होगा, क्योंकि वहां पर अगर आप कटारा और इस तरह के लोगों को आप बैठाएंगे, अगर जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मंत्रियों के खास होते हैं, उन लोगों को आप बैठाएंगे तो ये प्रकरण कभी भी रोके नहीं जा सकते। हालांकि काफी कुछ बीजेपी सरकार ने एक साल में किया है, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो दो बात इसमें प्रमुख तौर पर कही जा सकती है कि पुलिस आज भी पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, जबकि जो अपराधी लोग हैं, जो पेपर लीक प्रकरण में लोग हैं, वो हाई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। और दूसरा,
प्रीमियम संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना पड़ेगा। ठीक है। नंदन जी, एक सवाल आपसे मेरा रहेगा, क्योंकि युवाओं की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी की है अपने जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए हैं। हम भी युवाओं को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि जब एक स्टूडेंट 12th पास करता है, 10+2 पास करता है और फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है, जॉब के लिए मूव करता है या फिर स्टडी के लिए अगर मूव करता है तो वो फॉरेन कंट्रीज़ का रुख करता है। क्यों ना जो टैलेंट है वो इंडिया में ही रहे, इंडिया में उसका यूज़ हो, इसको लेकर क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, जो देश में रहना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पे समस्या देखनी पड़ती है कि एक एक सीट के लिए यहाँ पे 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों के साथ में उनको compete करना पड़ता है। हर बच्चा उस तनाव को नहीं झेल पाता है और इसी तनाव से घबरा के कई बार माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा बाहर चला जाए और बाहर जाके किसी के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करे। हमें यहाँ पे आवश्यकता है कि भारत के अनुसार जो समस्या है उसका भारत के अनुसार ही समाधान देना। भाई, हम यहाँ पे 8, 10, 20, 50 अच्छे इंस्टीट्यूशंस के भरोसे नहीं रह सकते। हमारी 140 करोड़ की आबादी है। हमारे पास हर साल करोड़ों बच्चे जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम से जॉब मार्केट में, या ऐसा बात करूं 10+2 से ग्रेजुएशन मार्केट में एंटर कर रहे हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे क्वालिटी सीट्स बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार ने प्रयास किए हैं, नए आईआईटीज, नए आईआईएम्स, लेकिन जो बहुत बेसिक इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हम बात करें हर जिला स्तर पे हर बच्चा आईआईटी आईआईएम नहीं जा सकता, उसका वैसा एप्टीट्यूड नहीं होता है। तो जो जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे जो कॉलेजेस होते हैं, वहां पे अच्छे टीचर्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा करिकुलम, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हेल्थ और एजुकेशन, इन दो पे खर्चा करने की आवश्यकता है। एजुकेशन से युवा आगे बढ़ेगा और हेल्थ से हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो एक सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। ठीक है। अब हेल्थ का क्योंकि यहाँ पर नंदन जी ने जिक्र किया ही है, तो हेमंत जी, हेल्थ से जुड़ा सवाल ही आपसे मेरा रहेगा। हेल्थ सेक्टर की अगर बात कर ली जाए तो आज भी हम देखते हैं हिंदुस्तान में, यहाँ सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सरकारी अस्पताल में क्या सुविधाएं होती हैं, मरीज़ कितना परेशान होता है, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है चीज़ें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्या इसके लिए काम करने की ज़रूरत है? ये देखिए, आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो डॉक्टर वहां, हर डॉक्टर शहर में डिस्पेंसरी पर अपॉइंट होना चाहते हैं, गांवों में कोई जाना नहीं चाहता। सब सेंटर्स वहां बंद रहते हैं। चाहे हम एएनएम की बात करें, आशा सहयोगिनी की बात करें, आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें, वहां सारे सेंटर्स पर धांधली चलती है, कोई अनियमितताएं चलती है, कोई चेक सिस्टम सरकार का नहीं है। तो अच्छा, सरकार मेडिकल कॉलेज खोले जा रही है, वहां पर सीट्स को बढ़ाने की फिर बात हो रही है। इस बार भी ऐलान हो सकता है बजट में कि जो 50,000 सीटें सरकार मेडिकल कॉलेज में बढ़ाने जा रही है, उसका रोड मैप बजट में पेश किया जा सकता है। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पर सरकार का ध्यान नहीं है। अभी जैसे नंदन जी जिक्र कर रहे थे कि जिला स्तर पर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुल गई, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर यूनिवर्सिटीज खुल गई, लेकिन वहां पर क्वालिटी एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। फर्जी डिग्रियों की चर्चाएं मीडिया में देखने को मिलती है। तो जब तक इस तरह का कोई चेक सिस्टम नहीं बनेगा, आप कॉलेज खोलिए, लेकिन कॉलेज में आपको फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई किसी तरह का कोई सुविधाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अब स्कूलों में हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है तो हम कॉलेज की कैसे बात करेंगे? तो ये जब तक इन पर सरकार ध्यान नहीं देगी, क्योंकि आप कितने ही कॉलेज खोल दीजिए, क्वालिटी जब तक उनकी अच्छी नहीं होगी, हम अच्छे लोग वहां से नहीं निकाल सकते। ठीक है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर्स हैं उनको हालांकि पाबंद किया जाता है कि आपको अपनी सरकार 2 साल 3 साल यहाँ पर रहना हेमंत जी, अनिवार्य मेरे होगा। पास समय बहुत कम है, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुश्री